हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म और ग्लोबलाइजेशन कंप्लीट करेंगे। जो कि दो क्वेश्चन इससे आएगा और ये दो क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म ग्लोबलाइजेशन से पहले हम लोग थ्योरी करेंगे इससे रिलेटेड। उसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी एग्जामिनेशन में पीवाईक्यू है उसको वन लाइनर के फॉर्मेट में, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में देखेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म और ग्लोबलाइजेशन से। सबसे पहले जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो रिलेटेड है इकोनॉमिक रिफॉर्म से ही। तो जो इकोनॉमिक रिफॉर्म जो टॉपिक है ये किससे रिलेटेड है? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रिलेटेड टू इकोनॉमिक रिफॉर्म। It aims is to bring about reform in production pattern to obtain new technology and to use full capacity expeditiously and in to। तो पूरा जो टेक्नोलॉजी जो है ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इसका एम क्या है? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का एम क्या है? एक मतलब प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन पैटर्न है उसको इंक्रीज करना। और क्यों प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा? ताकि ऑब्टेन कर सके न्यू टेक्नोलॉजी और फुल कैपेसिटी में काम कर सके। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज डिवाइज्ड एंड इम्प्लीमेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 1985 में पहली बार न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है इम्प्लीमेंट हुआ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। तो उस टाइम कौन प्राइम मिनिस्टर थे? तो राजीव गांधी उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे पहली बार। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज devised and implemented for the first time in the year 1985। अगर एग्जामिनेशन में पूछेगा कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब लागू हुआ तो 1985 में हुआ है। किसके टाइम पे अगर लागू हुआ तो प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के टाइम पे। सेकेंड वेव ऑफ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म केम इनटू द ईयर 1991 ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पीएम पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट। तो अगर पूछेगा कि सेकेंड इकोनॉमिक रिफॉर्म कब आया था 1991 का, या ऐसे ही पूछेगा 1991 का इकोनॉमिक रिफॉर्म कब आया था, तो पीएम नरसिम्हा राव के टाइम पे ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ये उस टाइम पीएम नहीं, पीवी नरसिम्हा राव के टाइम पे आया था सेकेंड वेव ऑफ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 में। नेक्स्ट आ जाता है द मेन रीजन टू स्टार्ट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो मेन रीजन क्या था जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में आया? तो उसका मेन रीजन था गल्फ वॉर और प्रॉब्लम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इन इंडिया। तो बीओपी में प्रॉब्लम आ गया था और गल्फ वॉर के कारण जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में आया था। इसका जो है 3 मेजर ऑब्जेक्टिव था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का। पहला था लिबरलाइजेशन, दूसरा था प्राइवेटाइजेशन और तीसरा था ग्लोबलाइजेशन। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या था? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। मेन सेक्टर ऑफ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी 1991 वेयर। तो मेन सेक्टर क्या था न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी जो 1991 में आया था? तो फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, वैल्यू वैल्यू फिक्सेशन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, बिजनेस पॉलिसी और पब्लिक सेक्टर पॉलिसी। तो ये जो है मेन सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी 1991 का मेन सेक्टर यही सब था कि फिजिकल पॉलिसी बनाया गया, मॉनेटरी पॉलिसी बनाया गया, ये सब सेक्टर में रिफॉर्म मतलब नया पॉलिसी बनाया गया। वैल्यू फिक्सेशन पॉलिसी बनाया गया, फॉरेन पॉलिसी बनाया गया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, बिजनेस पॉलिसी और पब्लिक सेक्टर पॉलिसी। नेक्स्ट आ जाते हैं द फॉलोइंग 4 मेन स्टेप टेकन अंडर द फिजिकल पॉलिसी 1991। तो जो फिजिकल पॉलिसी 1991 में बनाया गया था उसका 4 मेन स्टेप क्या क्या लिया गया था? तो फिजिकल पॉलिसी बनाया गया था ताकि कंट्रोल कर सके पब्लिक एक्सपेंडिचर स्ट्रिक्टली। जो भी पब्लिक जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, जो सरकार जो पब्लिक के ऊपर में एक्सपेंड कर रही है, पुल बना रही, रोड बना रही, उसको कंट्रोल कर सके। ये एक क्या था? मेन स्टेप था किस कब? तो फिजिकल पॉलिसी 1991 का। दूसरा था टू एक्सपेंड नेट टैक्स नेट। तो टैक्स नेट को भी एक्सपेंड करना भी फिजिकल पॉलिसी 1991 का स्टेप था। नेक्स्ट आ जाता है टू ऑब्जर्व डिसिप्लिन इन मैनेजमेंट ऑफ फंड एंड सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। जो भी मैनेजमेंट होता है फंड्स का, उसका जो है प्रॉपर मैनेजमेंट हो, किसके किसके बीच में? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो फंड का। टू कर्टेन टू कर्टेल ग्रांट, और जो ग्रांट जो मिलता है, सब्सिडी जो मिलता है, उसको कर्टेल कर सके। नेक्स्ट आ जाता है अंडर द मॉनेटरी पॉलिसी अ स्टेप वर टेकन टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो मॉनेटरी पॉलिसी से क्या कंट्रोल किया जाता है? इन्फ्लेशन कंट्रोल किया गया।
अंडर मॉनेटरी पॉलिसी स्टेप वेयर टेकन टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, महंगाई को कंट्रोल किया गया मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। मेजर इम्प्लीमेंटेड अंडर द इंडस्ट्रियल रिफॉर्म पॉलिसी 1991, तो क्या क्या मेजर लिया गया, इम्प्लीमेंट किया गया इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के तहत? तो डी लाइसेंसिंग ऑफ इंडस्ट्री एक्सेप्ट द लिस्ट ऑफ 18 इंडस्ट्री, तो डी लाइसेंसिंग किया गया, जो है 18 इंडस्ट्री को छोड़ के बाकी सब इंडस्ट्री बिना लाइसेंस का काम कर सकते हैं, तो डी लाइसेंसिंग ऑफ इंडस्ट्री किया गया एक्सेप्ट 18 इंडस्ट्री। MRTP नॉर्म्स वेयर रिलैक्स फॉर डिस इन्वेस्टमेंट, MRTP नॉर्म्स जो है उसको उसका नॉर्म्स को रिलैक्स, उसमें रिलैक्सेशन दिया गया डिस इन्वेस्टमेंट के लिए। द एरिया रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर वेयर ओपन टू प्राइवेट एरिया, तो पब्लिक सेक्टर वाला जो एरिया था जो सरकार सिर्फ काम कर सकती थी, उसमें प्राइवेट एरिया लोग भी प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोला गया, तो जो एरिया रिजर्व था पब्लिक सेक्टर के लिए उसको प्राइवेट सेक्टर भी उसमें आ सकती थी, कुछ बिजनेस उस टाइप का। नेक्स्ट है द ऑब्जेक्टिव फिक्स्ड फॉर रिफॉर्म इन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 1991, तो क्या ऑब्जेक्टिव था फॉरेन फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो 1991 में आया था, उसका क्या ऑब्जेक्टिव था? तो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो सके अप टू 50% तक, जो है डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो सके, was given automatic approval in many industry, तो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो सके कम से कम 50%, किसमें? तो ऑटो वाज गिवन ऑटोमेटिक अप्रूवल इन मैनी इंडस्ट्री, तो बहुत सारा इंडस्ट्री में 1991 का इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में 50% तक डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकता था। फिर नेक्स्ट आ जाता है foreign company involved in the export activity were allowed to invest up to 51% capital, जो फॉरेन कंपनी है, जो एक्सपोर्ट कंपनी है, मतलब उन लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं एक्सपोर्ट एक्टिविटी में, फॉरेन कंपनी एक्सपोर्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, और उसको कम से कम इन्वेस्टमेंट कितना कर सकता है? तो 51% कैपिटल का फॉरेन कोई कंपनी इंडिया में ये कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है एक्सपोर्ट एक्टिविटी में। नेक्स्ट आ जाता है द गवर्नमेंट गेव ऑटोमेटिक अप्रूवल फॉर द टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट इन द इंडस्ट्री ऑफ हाई प्रायोरिटी, तो सरकार क्या दे रहा है? ऑटोमेटिक अप्रूवल, बस अप्लाई करो अप्रूवल मिल जाएगा, तो वो दे रहा था 1991 में फॉर टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट के तहत, ये दिया जा रहा था टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट के लिए इन द इंडस्ट्री ऑफ हाई प्रायोरिटी का जो इंडस्ट्री है उसको ऑटोमेटिक अप्रूवल मिल रहा था 1991 में इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के तहत। फिर अंडर द ट्रेड पॉलिसी 1991 का जो है उसके तहत क्या हो रहा था? तो स्टेप वेयर टेकन टू एबॉलिश एक्सेसिव प्रोटेक्शन गिवन टू मैनी इंडस्ट्री फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल और इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी, तो अंडर ट्रेड पॉलिसी 1991 के तहत में जो ट्रेड पॉलिसी था 1991 का, उसमें स्टेप लिया गया टेकन टू एबॉलिश एक्सेस एक्सेसिव प्रोटेक्शन गिवन टू मैनी इंडस्ट्री, तो जो एक्सेसिव प्रोटेक्शन था बहुत सारा इंडस्ट्री को, उसको एबॉलिश कर दिया गया ताकि जो है इंटरनेशनल इंटीग्रेशन हो इकोनॉमी का, फॉरेन कंट्री भी इंडिया में आ सके, ट्रेड कर सके। नेक्स्ट है द मेजर इम्प्लीमेंटेड टू ब्रिंग द एफिशिएंसी एंड मार्केट डिसिप्लिन अंडर द पब्लिक सेक्टर पॉलिसी 1991 वेयर एज, तो जो भी मेजर लिया गया किसके लिए मेजर? ताकि इम्प्लीमेंट कर सके और ब्रिंग कर सके एफिशिएंसी मार्केट डिसिप्लिन में अंडर पब्लिक सेक्टर पॉलिसी 1991 के तहत, जो पब्लिक सेक्टर पॉलिसी में एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए क्या क्या स्टेप लिया गया? तो पब्लिक सेक्टर पॉलिसी 1991 के तहत ये किया गया कि नंबर ऑफ रिजर्व इंडस्ट्री डिक्रीज टू 8, जो रिजर्व इंडस्ट्री है उसको घटा के 8 कर दिया गया। प्रेजेंटली देयर आर दीज आर ओनली 4, प्रेजेंट में ओनली 4 इंडस्ट्री जो है वो रिजर्व इंडस्ट्री में आता है। नेक्स्ट है द वर्क ऑफ रिहेबिटेशन ऑफ सिक इंडस्ट्री हैंडेड ओवर द बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, तो जो रिहैबिटेशन जो हो रहा है सिक इंडस्ट्री का, जो इंडस्ट्री खत्म हो गया उसका रिहैबिटेशन वर्क जो है उसको पुनरुत्थान करने के लिए, दोबारा चालू करने के लिए, इसका जिम्मेवार किसको दे दिया? तो बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन को दे दिया गया। नेक्स्ट आ जाता है इंडस्ट्री वेयर मेड पावरफुल विद द हेल्प ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो इंडस्ट्री को पावरफुल बना दिया किससे? एमओयू से,
मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडस्ट्री जो है साइन कर सकता था सरकार के साथ में 1991 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी, पब्लिक सेक्टर पॉलिसी जो है था उसके तहत। वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम स्टार्टेड टू कट डाउन द साइज ऑफ वर्कफोर्स। वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम भी लेके आया गया ताकि जो कट डाउन हो सके जो वर्कफोर्स है उसका साइज में। नेक्स्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म जो आया था, इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है 1991 में इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में। इसमें फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म जो था इसका एम क्या था, तो ये पूछता फर्स्ट जनरेशन का एम था स्टेबलाइजेशन, स्टेबल करना, were aimed at a stabilization of Indian economy and were माइक्रो लेवल इन नेचर, बहुत माइक्रो लेवल पे था फर्स्ट जनरेशन का। मेन इसका गोल था स्टेबलाइज करना इंडियन इकोनॉमी को। इट इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूड था, तो लिबरलाइजेशन था, डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्री था, तो इसका इसमें क्या है लिबरलाइजेशन था, डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्री था, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म था, सेक्टर रिफॉर्म था, तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, टैक्सेशन रिफॉर्म, डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्री और लिबरलाइजेशन, ये फर्स्ट जनरेशन का कहानी था। इसमें मार्केट को स्टेबलाइज करने का मेन एम था 1991 का जो इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था। सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म जो आया था इसका एम था स्ट्रक्चरल चेंजेस में लाना एंड एंड आर इन माइक्रो लेवल नेचर था। सेकेंड का क्या था जनरेशन का इकोनॉमिक रिफॉर्म का, स्ट्रक्चरल चेंजेस लाना। इट विल इंक्लूड लेबर रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म, कैपिटल मार्केट रिफॉर्म, एक्सपेंडिचर रिफॉर्म और पावर सेक्टर रिफॉर्म। तो सेकेंड जनरेशन में क्या था, तो सेकेंड जनरेशन में था लेबर रिफॉर्म, लेबर में रिफॉर्म लाना, जो जमीन कानून है लैंड रिफॉर्म लाना सेकेंड में, और था कैपिटल मार्केट रिफॉर्म लाना, एक्सपेंडिचर रिफॉर्म लाना और पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म लाना। Since economic reform, poverty has been declining from 36 in 1993 to 26% in 10th plan. जो इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है सिंस इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉवर्टी हैज डिक्लाइन, इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद पॉवर्टी जो 36% था 1993 में वो घटकर 26% हो गया 10th प्लान के तहत आते आते तक। बट एज फार एज इनइक्वालिटी इज कंसर्न इट हैज इंक्रीज, लेकिन इनकम इनइक्वालिटी इंक्रीज होता गया, मतलब कि अमीर और अमीर होता गया, गरीब और गरीब होता गया। ए वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के अनुसार 99 से लेके 2000 तक का कंफर्म दिस एज ए राइज ऑफ इनइक्वालिटी। तो 99 और 1999 से लेके 1999 से लेके 2000 तक में इनकम इनइक्वालिटी इंक्रीज हुआ है। The new economic reform policy by making progress from 1991 to 2005-6 has become more open, liberal to globe. तो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म जो पॉलिसी आया बाय मेकिंग प्रोग्रेस किया 1991 से लेकर 2005-6 तक में, ये जो है बहुत ओपन कर दिया गया और लिबरल कर दिया ग्लोबल के लिए इंडिया का इकोनॉमी। डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स टू डिक्रीज द शेयर ऑफ द गवर्नमेंट इंडस्ट्री। अगर पूछेगा डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, तो गवर्नमेंट का जो शेयर है उसका कम होना डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है। 1996 में 1996 में डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। 1996 में क्या हुआ था, डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ था टू रिव्यू एंड गिव सजेशन एंड मेक रेगुलेशन ऑन द इश्यू ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। तो अगर बोलेगा डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, तो 1996 में। क्यों कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, ताकि रेगुलेशन कर सके और इस जो डिसइन्वेस्टमेंट का इशू उसको देख सके। श्री जीवी रामकृष्णन जो है फर्स्ट चेयरमैन थे डिस इन्वेस्टमेंट कमीशन का। पहला चेयरमैन अगर बोलेगा डिस इन्वेस्टमेंट कमीशन का कौन थे, तो जीवी रामकृष्णन थे। इन द ईयर 1992 न्यू नेशनल रिन्यूअल फंड, 1992 में नेशनल रिन्यूअल फंड कॉन्स्टिट्यूट किया गया, किसके लिए, फॉर रिहैबिटेशन ऑफ डिस्प्लेस लेबर of sick industrial unit affected due to industrial modernization technological development। तो 1992 में न्यू नेशनल रिन्यूअल फंड का कॉन्स्टिट्यूट किया गया ताकि जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गया है ग्लोबलाइजेशन और इसके कारण, तो उसके कारण जो जॉब खत्म हुआ, जो इंडस्ट्री सिक इंडस्ट्री खत्म हुआ, उसके कारण जो लेबर लोग जो खाली बैठ गए उसको रोजगार प्रोवाइड करने के लिए रिहैबिटेशन पॉलिसी आया, न्यू रिन्यूअल फंड बनाया गया 1992 में। नवरत्न इज ए कंपनी, नवरत्न अगर बोलेगा तो क्या होता है, तो नवरत्न इज ए कंपनी विच राइजिंग एट वर्ल्ड लेवल। नवरत्न कंपनी किसको बोलेंगे, जो वर्ल्ड लेवल पे
राइज कर रहा है, मतलब एमएनसी बन जा रहा है। टू इनकरेज दिस कंपनी द गवर्नमेंट हैज गिवन कंप्लीट ऑटोनॉमी। तो इस कंपनी को बढ़ावा देने के लिए, नवरत्न कंपनी को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या दे रही है, उसको ऑटोनॉमी दे रही है। ऑटोनॉमी मतलब वो डिसीजन लेने में वो फ्री है, कुछ भी डिसीजन ले सकता है, सरकार उसका साथ देगी। तो नवरत्न कंपनी वो कंपनी है जो कि वर्ल्ड लेवल पे राइज कर गई, मतलब नवरत्न कंपनी इंडियन कंपनी जो कि एमएनसी कंपनी बन गई है, अलग अलग कंट्री में भी व्यापार कर रही है। In the second phase of the economic reform progress, the main aim is to eradicate poverty. तो सेकेंड इकोनॉमिक रिफॉर्म का मेन एम क्या था, पॉवर्टी को खत्म करना फ्रॉम द कंट्री एंड डेवलपमेंट एट द रेट ऑफ 7 से 8% का डेवलपमेंट रेट को करना। नेक्स्ट है सम इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो है इसमें पूछता है, जैसे कि प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, टू इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन पब्लिक सेक्टर कंपनीज बाय कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय मैनेजमेंट बोथ, or to hand over the public sector unit to a private company called privatization। तो प्राइवेटाइजेशन किसको बोलेंगे, तो जिसमें इंक्रीज किया जा सके पार्टिसिपेशन इन पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना प्राइवेटाइजेशन कहलाएगा। टू इंक्रीज पार्टिसिपेशन इन टू इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन पब्लिक सेक्टर। तो जो भी सरकारी कंपनी उसमें प्राइवेट कंपनी भी आके काम कर सके, उसी को प्राइवेटाइजेशन बोलेंगे। सपोज रेलवे कोई प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया कि इसको अच्छा संभालो, इसमें अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड करो, तो प्राइवेटाइजेशन में आ जाएगा। लिबरलाइजेशन में क्या है, लिबरलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच गवर्नमेंट कंट्रोल is relaxed or abolished. In this process, privatization is also included. तो लिबरलाइजेशन का मतलब कि कंपनी को रिलैक्स किया जाए और गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है उसको एबॉलिश किया जाए। ग्लोबलाइजेशन का क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ अमलगमेशन ऑफ एन इकोनॉमी विथ वर्ल्ड इकोनॉमी इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। तो खुद देश का इकोनॉमी को फॉरेन का इकोनॉमी से मतलब अमलगमेशन करना, मिलाना, तो उसको ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। इट इज ए सिग्निफिकेंट सिग्निफाइड इट इज सिग्निफाइड बाय लोअर ड्यूटीज ऑन इंपोर्ट। तो इंपोर्ट में कम ड्यूटीज लिया जाए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो है कम ड्यूटी लिया जाए। बाय डूइंग so that sector will also get private capital and foreign technology। तो यही ग्लोबलाइजेशन होता है, विश्व में व्यापार को करना, विश्व से जुड़कर व्यापार करना। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, टू रिड्यूस द गवर्नमेंट शेयर इन द पब्लिक सेक्टर को डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जो रिड्यूस करना, क्या चीज रिड्यूस करना, गवर्नमेंट शेयर को, कहाँ पे, पब्लिक सेक्टर में, जो पब्लिक सेक्टर में उसमें गवर्नमेंट शेयर को कम करना डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है। अब हम लोग देख लेते हैं इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछते इकोनॉमिक रिफॉर्म और ग्लोबलाइजेशन से, पीवाईक्यू में जो जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले व्हेन वाज द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्टेड इन इंडिया। तो 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म का जो प्रोसेस इंडिया में स्टार्ट हुआ था, अंडर किसके अंडर में, तो पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के अंदर में इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 स्टार्ट हुआ था। फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म किसको बोलते हैं, तो पीवी नरसिम्हा राव को फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 इंक्लूडेड विच थ्री मेन कंपोनेंट। तो जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 है उसमें तीन मेन कंपोनेंट क्या है, तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये तीन मेन कंपोनेंट है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 का। फिर नेक्स्ट आ जाता है व्हाट आर द टू कंपोनेंट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्टेड इन इंडिया। तो टू कंपोनेंट क्या है, जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो इंडिया में अडॉप्ट किया, तो पहला है स्टेबलाइजेशन, दूसरा है स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट। स्टेबलाइजेशन क्या है, ग्रेजुअल था, और स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट क्विक एडॉप्टेशन था। तो व्हाट आर द टू कंपोनेंट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का दो कंपोनेंट क्या था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हम लोग देखे थे कि एक स्टेबलाइजेशन था, दूसरा था स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट। नेक्स्ट आ जाता है विच पॉलिसी मेजर वाज नॉट अंडरटेकन ड्यूरिंग 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो क्या नहीं लिया गया था उस टाइम, डिमोनेटाइजेशन नहीं किया गया था, नॉट बोला, नहीं किया गया था, बाकी सब कुछ हुआ था। हु रेफर टू द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 एज ए टैपिंग पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन। तो राहुल मुखर्जी को जो है, ये हम लोग इनको क्या बोलते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 को एज ए टैपिंग पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन। तो 1991 का न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को टैपिंग पॉइंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कौन बोला, तो राहुल मुखर्जी।
नेक्स्ट आ जाता है द प्रिंसिपल रीजन नेशनल इकोनॉमिक प्लानिंग इज स्टिल pursued despite embracing a market economy since 1991 क्या है तो market economy is mainly confined to industrial and commerce while central plan is necessary for agriculture तो जो प्रिंसिपल रीजन है नेशनल इकोनॉमिक प्लानिंग का ये है ये इसको हम लोग देख लिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट वाज द इमीडिएट काउज ऑफ लॉस ऑफ फॉरेन रिजर्व triggering the financial crisis in 1991 तो शार्प राइज इन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ ऑयल एंड पेट्रोलियम के कारण जो अचानक से राइज हो गया वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ इसका इंपोर्ट तो ऑयल और पेट्रोलियम का इंपोर्ट के कारण क्या हुआ लॉस ऑफ फॉरेन रिजर्व जो हो गया फाइनेंशियल क्राइसिस जो 1991 में हुआ था विच मूव हेल्प्ड टू टाइड ओवर द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस 1991 तो इमरजेंसी लोन फ्रॉम आईएमएफ बाय प्लेजिंग गोल्ड रिजर्व तो हम लोग गोल्ड रिजर्व जो है आईएमएफ को दिए थे गोल्ड के बदले हम लोग इमरजेंसी लोन लिए थे जिसके कारण से बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से हम लोग ओवरकम कर सके हो सके 1991 में लिबरलाइजेशन से रिलेटेड कुछ देख लेते हैं इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया स्टार्टेड विथ द सब्सटेंशियल चेंजेस इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी जो हुआ था उसमें जो इंडस्ट्रियल का लाइसेंसिंग पॉलिसी था उसमें जो चेंजेस आया ये लिबरलाइजेशन के अंतर्गत आता है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के अंतर्गत आता है अंडर हुज रूल वाज द फर्स्ट फेज ऑफ लिबरलाइजेशन स्टार्टेड इंडिया पहला फेज लिबरलाइजेशन का किसके अंदर में हुआ था तो पीवी नरसिम्हा राव के टाइम पे हुआ था नेक्स्ट आ जाता है अंडर विच इन विच ईयर डिड द गवर्नमेंट अनाउंस द लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम LERM तो यूनियन बजट 1992 और 1993 में सरकार जो है अनाउंस किया लिबरलाइज एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम व्हाट वाज द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज प्रोडक्शन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ये सारा पॉजिटिव इम्पैक्ट है लिबरलाइजेशन का विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ लिबरलाइजेशन का कौन सा फीचर नहीं था तो स्टैटिसेशन ये जो है नहीं था तो लिबरलाइजेशन में क्या था तो डीरेगुलेशन था ब्यूरोक्रेटराइजेशन था डिसइन्वेस्टमेंट था ये तीनों था यहाँ बोला नॉट बोला तो ये नहीं था नेक्स्ट आ जाते हैं अंडर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 द नंबर ऑफ इंडस्ट्री रिक्वायरिंग लाइसेंस वाज इनिशियली रिड्यूस टू तो 18 कर दिया गया था जो शुरू जिसको लाइसेंस का चाहिए था तो अंडर 19 इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के तहत जो इंडस्ट्री जिसको लाइसेंस ले के काम करना पड़ेगा उसमें टोटल 18 इंडस्ट्री आते थे liberalization of the economy is not considered a measure for reducing inequality liberalization से inequality कम नहीं होता not बोला कंसिडर नहीं किया जाता प्राइवेटाइजेशन डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं जो डिसइन्वेस्टमेंट है इन इंडिया इज कंसिडर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ विच प्रोसेस तो डिसइन्वेस्टमेंट जो है इंटीग्रल पार्ट है लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी का नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग क्या है प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग है डीनेशनलाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज जो है इसका मीनिंग है डीनेशनलाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज तो जो पब्लिक सेक्टर कंपनी में प्राइवेट कंपनी भी पार्ट कर मतलब अपना योगदान दे सके उसको प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं नेक्स्ट आ जाता है व्हाट वाज हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट कमीशन इन इंडिया ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश इन 1996 तो पहली बार जो डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन जो बैठाया गया था उसका पहला चेयरमैन जीवी रामकृष्णन बने थे 1996 में तो डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1996 में उसका पहला चेयरमैन कौन था तो जीवी रामकृष्णा नेक्स्ट है द नेशनल रिन्यूअल फंड वाज इस्टेब्लिश इन 1992 फॉर विच पर्पस तो नेशनल रिन्यूअल फंड जो इस्टेब्लिश हुआ था 1992 में किस पर्पस के लिए for restructuring and modernization of industry and to assist worker displaced by industrial restructuring तो नेशनल रिन्यूएबल फंड जो स्टैब्लिश हुआ था 1992 में इसका क्या पर्पस था फॉर रीस्ट्रक्चरिंग एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड टू असिस्ट वर्कर डिस्प्लेस बाय इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन नेक्स्ट आ जाता है इसको भी हम लोग लूसेंट में भी पढ़े थे नेक्स्ट है
which feature is not necessarily a component of privatization. तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म प्राइवेटाइजेशन का कंपोनेंट नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड। तो ग्लोबलाइजेशन तो हम लोग का साफ सुथरा सिलेबस में लिख चुका है, तो इसके बारे में थोड़ा बढ़िया से देख लेते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन जो है, हु इज क्रेडिटेड विथ कॉइनिंग द टर्म ग्लोबलाइजेशन इन 1990। तो 1990 में ग्लोबलाइजेशन टर्म कौन दिया था? तो विलियमसन जॉन विलियमसन जो है ये ग्लोबलाइजेशन टर्म का कॉइन किए थे 1990 में। ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी मींस हैविंग मिनिमम पॉसिबल रेस्ट्रिक्शन इन इकोनॉमिक रिलेशन विथ अदर कंट्री। उसको ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं इंडियन इकोनॉमी का, कि मिनिमम पॉसिबल रेस्ट्रिक्शन हो जो इकोनॉमिक रिलेशन है अदर कंट्री के साथ में। व्हाट डज द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन रेफर टू? तो इसको क्या बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस को? तो डिसमेंटलिंग बैरियर इन इंटरनेशनल ट्रेड में जो बैरियर है उसको डिसमेंटल करना ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस है। ग्लोबलाइजेशन प्राइमली इन्वॉल्व, इसमें क्या प्राइमली इन्वॉल्व है? तो इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड रिमूवल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंसिंग, इसका प्राइमरली ग्लोबलाइजेशन में इन्वॉल्व है। नेक्स्ट आ जाता है विच सेक्टर वाज नॉट मच अफेक्टेड बाय द रिफॉर्म आफ्टर 1991। तो रेलवे में जो है कुछ रिफॉर्म नहीं हुआ। विच सेक्टर वाज नॉट मच अफेक्टेड बाय द रिफॉर्म ऑफ 1990। रेलवे में 1991 का जो रिफॉर्म हुआ उससे कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। What is likely advantage of implementing GST in the context of global economy? के कॉन्टेक्स्ट में जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने से क्या होता है? तो इट इज ड्रास्टिकली रिड्यूस करंट अकाउंट डेफिसिट और इंक्रीज क्या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो जीएसटी को लाने से इंक्रीज हुआ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और करंट अकाउंट डेफिसिट में कमी आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द न्यू राइट थ्योरिस्ट व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट कंपेयर टू द मार्केट। तो वेलफेयर स्टेट जो है उससे क्या होता है? तो वेलफेयर स्टेट प्रमोट पैसिविटी एंड डिपेंडेंसी वेयर एज द मार्केट इनकरेज द सेल्फ रिलायंस। नेक्स्ट आ जाता है विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्लोबलाइजेशन इनकरेक्ट। तो ग्लोबलाइजेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? इट क्रिएट सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म अमॉन्ग स्मॉल एंटरप्रेन्योर इन इंडिया, इट एक्चुअली पोजेस चैलेंजेस। नेक्स्ट देख लेते हैं फाइनेंशियल ट्रेड रिफॉर्म। फाइनेंशियल ट्रेड रिफॉर्म में जो है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म जो है इंडिया में, इसमें क्या है कंसिस्ट ऑफ? तो लोअरिंग सीआरआर को कम करना और एसएलआर को भी कम करना, डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट को डीरेगुलेट करना एंड एंट्री ऑफ प्राइवेट फर्म इन इंश्योरेंस सेक्टर में प्राइवेट फर्म भी आना। तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म जो इंडिया है इसमें क्या क्या है? तो सीआरआर को कम करना, एसएलआर को कम करना, इंटरेस्ट रेट को डीरेगुलेट करना और एंट्री ऑफ जो प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट फर्म है, वो इंश्योरेंस सेक्टर में भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सके। नेक्स्ट है नरसिम्हन कमिटी ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म सजेस्ट क्या करता है? कि नरसिम्हा कमिटी जो है वो बोलता है कि रिड्यूस किया जाए एसएलआर और सीआरआर को कम किया जाए। नरसिम्हन कमिटी फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में सजेस्ट किया है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट गोल ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन वाज टू अचीव फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडियन रुपीज, ताकि अट्रैक्ट कर सके मोर कैपिटल इनफ्लो, फॉरेन कैपिटल इनफ्लो, अट्रैक्ट कर सके मोर फॉरेन कैपिटल इनफ्लो के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट गोल है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का। नेक्स्ट है devaluation of currency is resorted to for तो fixing of trade balance and promoting export। तो devaluation of currency is resorted to तो fixing the trade balance and promoting export। The objective of EPCG export promotion कैपिटल गुड्स का क्या ऑब्जेक्टिव है? तो टू फैसिलिटेट द इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स फॉर प्रोड्यूसिंग क्वालिटी गुड्स एंड सर्विस। तो ऑब्जेक्टिव क्या है ईपीसीजी का? एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स का क्या ऑब्जेक्टिव है? टू फैसिलिटेट इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स फॉर प्रोड्यूसिंग क्वालिटी
quality goods and service. The government has increased FDI limit in the insurance sector of for what percent? इंश्योरेंस सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में सरकार जो है 2025 में 100% कर दिया। मतलब कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जो है 100% तक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकती है इंडिया में, इंश्योरेंस सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकती है। जैसे कि कुछ कंपनी जैसे LIC है तो इंडिया का, लेकिन वही अगर एडिलिसिस टोक्यो देख लेते हैं, एक इंश्योरेंस कंपनी है जापान की, तो ये 100% जो है इंश्योरेंस सेक्टर में इंडिया में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकती है। 3 जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म हम लोग देखे थे, पढ़े थे, 2 जनरेशन पढ़े थे, लेकिन तीनों जनरेशन का क्या क्या डेट था, तीनों जनरेशन का क्या क्या, इससे भी क्वेश्चन आता है। वाइल द सोर्सेस, तो इसमें जो पहला हम लोग देख लेते हैं, फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म जो है 1991 से लेके 1990 तक चला था। इसका प्राइमरी फोकस क्या था? तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। जो 1990 फर्स्ट जनरेशन मिड 1990 और 1991 के आसपास में आया था फर्स्ट जनरेशन। टू डिसमेंटल द लाइसेंसी राज एंड ओपन द इकोनॉमी के लिए, लाइसेंसी राज को खत्म करने के लिए और ओपन इकोनॉमी करने के लिए LPG रिफॉर्म आया था। LPG के बारे में देख लेते, लिबरलाइजेशन में क्या क्या था। लिबरलाइजेशन में जो है टोटल 18 इंडस्ट्री को जो है लाइसेंस चाहिए था, बाकी को नहीं चाहिए था। बाद में रिड्यूस करके 5 कर दिया गया था। प्राइवेटाइजेशन को भी हम लोग देख लिए थे, प्राइवेटाइजेशन के बारे में। प्राइवेटाइजेशन जो है फर्स्ट डिस इन्वेस्टमेंट कमीशन इस्टेब्लिश हुआ था 1996 में, GV रामकृष्णन के अंतर्गत। प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेट कंपनी सरकारी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है उसका डीनेशनलाइजेशन हुआ था। फिर नेक्स्ट आ जाता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन जो है फॉरेन कंट्री से थोड़ा कम रेस्ट्रिक्शन के साथ में बिजनेस हो सके। करेंसी मेजर इंक्लूड द डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज इन जुलाई 1991। जो है करेंसी को मेजर करने के लिए डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज किया गया, रुपीज का वैल्यू को कम किया गया जुलाई 1991 में। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ लिबरलाइजेशन एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम, LERM को इंट्रोड्यूस किया गया, जो बजट बना था 1992 और 1993 में। नेक्स्ट आ जाता है सेकेंड जनरेशन में क्या आता है, तो 1990 से लेके 2000 के बीच में जो टाइम है उसको सेकेंड जनरेशन बोलते हैं। दिस फेज फोकसेस ऑन इंस्टीट्यूशनल और लीगल रिफॉर्म में फोकस करता है टू सस्टेन ग्रोथ और इंश्योर करता है फिजिकल स्टेबिलिटी को बनाने के लिए। फिजिकल रिफॉर्म आया था, द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, FRBM एक्ट पास हुआ था 2003 में, ताकि इंश्योर कर सके इंटरजनरेशनल इक्विटी को इन फिजिकल मैनेजमेंट एंड लॉन्ग टर्म माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। नेक्स्ट आता है बैंकिंग फाइनेंस। तो नरसिम्हन कमिटी 2 बना था, नरसिम्हन कमिटी 2 1998 में। इसका फोकस क्या था? फोकस ऑन स्ट्रेंथिंग द बैंकिंग सेक्टर के फोकस के लिए। वाइल द IRDA एक्ट 1999 ओपन ऑन इंश्योरेंस सेक्टर, तो IRDA जो है इंश्योरेंस सेक्टर के लिए था, टू प्राइवेट एंड फॉरेन प्लेयर भी इसमें आ सके IRDA एक्ट के तहत। मार्केट रेगुलेशन क्या होता है सेकंड जनरेशन में? द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर्म किया गया, मार्केट को रेगुलेट करने के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को फॉर्म किया गया। कब? 2002 में। किसको रिप्लेस किया? MRTP एक्ट को रिप्लेस किया, टू कंट्रोल मोनोपोलीज एंड प्रमोट द फेयर कंपटीशन के लिए, मोनोपोलीज को खत्म करने के लिए कि एक ही कंपनी का नहीं चलेगा, और कंपटीशन को खत्म करने के लिए ये मार्केट रेगुलेशन करने के लिए कंपटीशन कमीशन बनाया गया 2002 में। वैट को, वैल्यू एडेड टैक्स को जो है इंडिया मूव टुवर्ड्स द वैल्यू एडेड टैक्स रिजीम टू स्ट्रीमलाइन द इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड ए प्रोक्योरर टू GST, वैल्यू एडेड टैक्स लाएगा। थर्ड जनरेशन में क्या बात था? थर्ड जनरेशन का गोल था इंक्लूसिव ग्रोथ। थर्ड जनरेशन emphasized on economic growth must be benefited all section of society, shifting focuses to social infrastructure and decentralization governance. Inclusive growth जो है, the idea of third generation economic growth runs parallel to the concept of inclusive growth। जो थर्ड जनरेशन का जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है इसमें मेनली था इंक्लूसिव ग्रोथ। इसका की ऑब्जेक्टिव है, इट्स एम इज टू इंक्लूड मार्जिनलाइज ग्रुप, जो है उसको इंक्लूड किया जाए। मार्जिनलाइज ग्रुप में कौन कौन आता है? SC ST OBC माइनॉरिटी और वुमेन इन द डेवलपमेंट प्रोसेस, ए कॉन्सेप्ट दैट इंटर प्लानिंग ड्यूरिंग द 11th 5 ईयर प्लान में ये कॉन्सेप्ट आया था।
नेक्स्ट आता है डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन में हम लोग देखे थे क्या है, तो ए मेजर फीचर ऑफ दिस जनरेशन इज टू empowerment of local government, पंचायत और institution and to ensure the grassroots development supported by 73rd और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया पंचायती राज म्युनिसिपल के लिए, ताकि डिसेंट्रलाइजेशन हो सके और ग्रास रूट डेवलपमेंट हो सके। फिर नेक्स्ट आ जाता है क्रिटिकल आउटकम और ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, ये हम लोग को अभी नहीं देखना। तो ये सारा था इकोनॉमिक रिफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन, किस तरह क्वेश्चन पूछेगा, इसको वन लाइनर में देख लिए थे, इसका थ्योरी भी पढ़ के हम लोग इसका क्वेश्चन देख लिए, तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था। तो ये जो हम लोग का इकोनॉमिक रिफॉर्म ग्लोबलाइजेशन में जो था टॉपिक, 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स, ये हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट में हम लोग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी देखेंगे, जो कि 3 क्वेश्चन है 6 मार्क्स का। उसके बाद एग्रीकल्चर देखेंगे। थैंक यू।